नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि पुलिस कस्टडी के डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। पुलिस कस्टडी का कहने का मतलब क्या है, दैट इज़ कॉल्ड कि पुलिस कस्टडी हम लोग कहते किसको हैं। किसको बोलेंगे कि वो बंदा जो है पुलिस कस्टडी में है, कैसे बोलेंगे। तो पुलिस कस्टडी इज़ द कस्टडी ऑन द अथॉरिटी ऑफ द पुलिस। पुलिस कस्टडी का मतलब है कि इट इज़ ऑन द अथॉरिटी ऑफ द पुलिस, पुलिस की अथॉरिटी में है। एवरी पर्सन हु is kept in attendance to answer a charge in such a way that he is practically deprived of his freedom shall be considered as in custody। तो कस्टडी किसको बोलेंगे वो देखते हैं फ्रेंड्स, कि एवरी पर्सन, हर एक वो आदमी जो कि इज़ कीप्ड इन अटेंडेंस टू आंसर अ चार्ज, जिसको आंसर करने के लिए, उसके ऊपर जो चार्ज लगा है उसको आंसर करने के लिए रखा गया है इस तरीके से ताकि ही इज़ पर्टिकुलरली डिप्राइव्ड ऑफ हिज फ्रीडम, अपने फ्रीडम से वो डिप्राइव्ड हो सके, अपने फ्रीडम से बाहर जा सके, अपने फ्रीडम से डिप्राइव्ड हो सके। डिप्राइव्ड करने का मतलब है यहाँ पे कि अपने कुछ उसके अधिकार छूट सकें, कुछ उसके अधिकार छूट जाते हैं। शैल बी कंसिडर्ड इन अ कस्टडी, वो उसको हम लोग कस्टडी में कहेंगे। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स की मान लेते हैं कि अगर एक पर्सन जो है पुलिस कस्टडी में जाता है, तो पुलिस कस्टडी में जाते जाते वो क्या करता है कि उसके बहुत सारे राइट्स जो हैं उसे छिन जाते हैं, फ्रीडम जो है छिन जाते हैं। उसको जो है एक छोटे से कमरे में रखा जाता है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें दी जाती हैं, लिमिटेड चीज़ बताई जाती हैं, तो वो अपने फ्रीडम से दूर हो रहा है, डिप्राइव्ड हो रहा है। आगे देखते हैं इसका डेफिनेशन। अ पुलिस ऑफिसर हु विदाउट हिमसेल्फ अरेस्टिंग अ पर्सन, एक पुलिस ऑफिसर जो कि बिना अरेस्ट किए हुए किसी पर्सन को डायरेक्ट सम ऑफ इट्स नाइबर टू टेक चार्ज ऑफ हिम, बोल सकता है पुलिस ऑफिसर उसके नाइबर्स को कि वो चार्ज ले ले उसको अरेस्ट करने का। शैल बी रिस्पॉन्सिबल इन द सेम वे एज इफ़ ही हैड मेड द अरेस्ट हिमसेल्फ। अगर एक पुलिस ऑफिसर जो है वो कहता है उसके नाइबर्स को कि भाई आप उस पर्सन का चार्ज ले लीजिए, आप उस पर्सन को जो है अपने चार्ज में रखिए, अपने पास रखिए, तो उन लोगों का भी जो है उसी तरीके से जिम्मेदारी बनता है जैसे कि उसने खुद ही अरेस्ट किया हो। Requiring a person attendance by letter and deputing a constable to accompany him with orders to prevent him from speaking to anyone amount to an arrest। अगर पुलिस वाला जो है क्या करता है कि पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो एक कांस्टेबल घर के बाहर में डिप्यूट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे बात होती है कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स को जो है क्या करते हैं लोग, हाउस अरेस्ट करते हैं। हाउस अरेस्ट करते हैं, हाउस अरेस्ट में क्या करते हैं कि यहाँ पे पुलिस बहुत सारे कांस्टेबल जो है घर के बाहर लगा देते हैं और किसी को बात करने से वो लोग रोक देते हैं, अमाउंट ऑफ एन अरेस्ट, वो रोका जाता है उनको कि भाई आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक कस्टडी में है, अरेस्ट। अब आते हैं रूल नंबर 223 ऑफ द झारखंड पुलिस मैनुअल में। इसमें क्या है, बेलेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेस में क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। जो ऑफेंसेस बेलेबल है, जिसमें बेल लिया जा सकता है। देखिए ऐसा कुछ ऑफेंसेस होता है जैसे कि हम लोग कह सकते हैं जो कि बेलेबल होता है, ठीक है। उसमें क्या जो होता है देख लेते हैं। दिस ऑफिसर, द ऑफिसर शुड स्टडी सेक्शन 117 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 436 ऑफ CRPC केयरफुली। इस वाले सेक्शन में जो बेलेबल ऑफेंस होता है, इसमें जो है उनको ये दिया जाता है पुलिस ऑफिसर को, खास करके बेलेबल ऑफेंस में, कि वो सेक्शन 170 सबसेक्शन 1 और 436 CRPC को ध्यान से पढ़ें, केयरफुली पढ़ें। व्हेन अ पर्सन इज़ अरेस्टेड इज़ एक्यूज्ड ओनली ऑन अ बेलेबल ऑफेंस, जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है और वो ऑफेंस जो है वो बेलेबल ऑफेंस का होता है, ही शैल बी एडमिटेड टू बेट विथ और विदाउट श्योरिटीज़ इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन। उसको जो है छोड़ा जा सकता है श्योरिटी लेकर के भी, और या फिर बिना श्योरिटी के, बिना विदाउट श्योरिटी लेकर के भी छोड़ा जा सकता है, या बिना श्योरिटी लिए हुए बिना भी इसको छोड़ा जा सकता है कि अगर वो सेक्शन बेलेबल सेक्शन में हो तो। द इंस्ट्रक्शन गिवन अंडर रूल 181F शैल बी एप्लीकेबल टू द फॉर्म ऑफ बेल बॉन्ड। इसमें जो बेल बॉन्ड में जो रूल्स होते हैं वो एप्लीकेबल होंगे, रूल नंबर 181F से लेकर के एप्लीकेबल इन द फॉर्म ऑफ बेल बॉन्ड के फॉर्म में वो एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि ये क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड इन कनेक्शन विथ अ बेलेबल ऑफेंस, अगर किसी को पुलिस अरेस्ट करती है
बेलेबल ऑफेंस में, ही शुड नॉट बी कंपेल्ड टू गो टू पुलिस स्टेशन टू गिव बेल। वो उसे कंपेल नहीं कर सकते कि वो पुलिस स्टेशन जाए बेल लेने के लिए। द ऑफिसर अरेस्टिंग हिम शुड टेक नेसेसरी बेल बॉन्ड फ्रॉम हिम एंड रिलीज हिम एज पर रूल वेयर द बेल इज ऑफर्ड। बेल इज ऑफर्ड, समझे फ्रेंड्स। तो उस कंडीशन में जो है पुलिस बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है, ये नहीं बोल सकता है, कंपेल नहीं कर सकता है कि पुलिस स्टेशन में आए बेल लेने के लिए। वो जो है द पुलिस ऑफिसर शुड टेक नेसेसरी बेल बॉन्ड, उससे बेल बॉन्ड ले लेगा कि भाई तुम एश्योर करो कि भाई तुमको जब बुलाया जाए पुलिस स्टेशन में तुम आओगे, एंड रिलीज हिम एज पर द रूल वेयर द बेल इज अफोर्ड। और उनको जो है उस बंदे को जिस एक्यूज्ड है उसको रिलीज कर सकती है। एक सेकेंड देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखते हैं सेक्शन 170 है, केस टू बी सेंड टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। जब एविडेंस सफिशिएंट हो तो केस को मजिस्ट्रेट के पास भेज देना। यहाँ पे सेक्शन 170 के सब सेक्शन 1 में कहता है अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को ऐसा लगता है दैट देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड, सफिशिएंट एविडेंस है या फिर कोई रीजनेबल ग्राउंड है, एज ऑफ साइड सच ऑफिसर सेल फॉरवर्ड द एक्यूज्ड अंडर कस्टडी टू मजिस्ट्रेट, कि भाई वो कस्टडी में ले ले। बेलेबल ऑफेंस में भी ऐसा कुछ लगता है, उस मजिस्ट्रेट बेलेबल ऑफेंस में भी ऐसा लगता है पुलिस वाले को कि उसको कस्टडी में लेना चाहिए, तो वो कस्टडी में लेगा, मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। एंड एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट एंड ट्राई द एक्यूज टू कमिट हिमसेल्फ फॉर अ ट्रायल। तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि पुलिस वाले क्या करेंगे कि उसको जो है ये अंडर कस्टडी में लेंगे, मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे और मजिस्ट्रेट साहब से बोलेंगे कि उस पर कॉग्निजेंस लें और ऑफेंस अपॉन द पुलिस रिपोर्ट एंड ट्राई करे, ट्रायल चलेगा उसके ऊपर एक्यूज की तरफ से। इफ़ द ऑफेंस इज़ बेलेबल एंड एक्यूज इज़ एबल टू गिव श्योरिटी, अगर उस समय खास करके जो एक्यूज्ड होता है वो बेलेबल बेल दे देता है, बेलेबल सेक्शन है और श्योरिटी दे देता है, तो उसको श्योरिटी दे दिया जाएगा और बेल दे दिया जाएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए होता क्या है ना कि आपको मैं बताता हूँ कि रेलवे के केसेस में ऐसा बेसिकली होता है। रेलवे केस में क्या होता है, रेलवे केस में फ्रेंड्स, कि खास करके जो टिकट चोरी वाला केस होता है ना, ये बेसिकली जो टिकट चोरी वाला केस होता है, क्या करते हैं कि जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हैक करके अपने अकाउंट से ज़्यादा टिकट कर लेते हैं। तो उस समय जब जीआरपी उन्हें पकड़ लेती है, ठीक है, तो जीआरपी उनको पकड़ लेती है तो उनका लैपटॉप ले लेती है, उनका मोबाइल ले लेती है। हालांकि वो सेक्शन जो है वो बेलेबल सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि तो उस पुलिस के पास सफिशिएंट एविडेंस हो गए, है ना, उसके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, सारी वो चीज़ें हैं। अब पुलिस वाले को लगता है कि भाई उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना चाहिए, ट्रायल चलाना चाहिए। तो वो रेलवे वाले जो जीआरपी होते हैं, जीआरपीएफ होते हैं, वो ले जाते हैं रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने और बोलते हैं कि भैया आप उसको प्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि अगर जो एक्यूज्ड पर्सन है उसे बोला जाए कि भाई आपने कोई वकील रखा है, तो वकील रखा है तो भाई, या फिर आपके पास कोई श्योरिटी है या आप दे सको श्योरिटी, तो वहाँ पे जो है उसे श्योरिटी अगर दे देता है कि तो उसको जो है बेल मिल जाती है। ये टिकट चोरी वाले केस में होता है जो कि काट लेते हैं हैकर्स ज़्यादातर, ठीक है। तो वहाँ पे श्योरिटी देगा तो वहाँ पे उसका बेल हो जाएगा, ठीक है। इट्स shall take security from him for the appearance before such magistrate on a day fixed and for his attendance for the day to day before a magistrate until otherwise directed। और मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वहाँ पे अगर कोई डायरेक्शन देते हैं तो ये वाला सेक्शन था जिसको हम लोगों ने जाना। तो 170 में क्या होता है ये जाना। उसके बाद से ये सेक्शन देखते हैं, सेक्शन है 436 देखिए 436 क्या है, चला जाए 436 में आ गया 436 हियर वी गो। 436 क्या है, प्रोविज़न एज टू बेल एंड बेल बॉन्ड। फिर से देखते हैं, प्रोविज़न एज टू बेल एंड बेल बॉन्ड, बेल करने का, बेल बॉन्ड देने का प्रोविज़न है। इन व्हाट केस बेल टू बी टेकन, कौन से केस में बेल लिया जा सकता है, कौन से केस में बेल अगर लेना भी है तो कौन से में बेल लिया जा सकता है, इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। तो बेल लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि आगे देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है। इसके सब सेक्शन 1 को देखते हैं। व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट एनी वारंट,
फिर से देखते हैं, व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस का पर्सन अरेस्ट हो गया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज्ड अरेस्ट हो गया है विदाउट वारंट, बिना वारंट के दिए गए ना, बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, वारंट के बिना, नॉन बेलेबल है और बिना वारंट दिए हुए उसको अरेस्ट कर लिया गया है ऑफिसर इन चार्ज के द्वारा, पुलिस के द्वारा, और अपीयर्स और इज ब्राउट बिफोर अ कोर्ट, और उसको कोर्ट के सामने लाया गया, पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट करके नॉन बेलेबल ऑफेंस में लाया गया कोर्ट के सामने, उसको वारंट नहीं दिया गया, विदाउट वारंट, एंड इज prepared at any time while in custody of such officer or any stage of the proceeding before such court to give bail, such person shall be released on bail, उस आदमी को बेल दिया जा सकता है। कैसे? and is prepared at any time while the custody of such officer or at any stage of the proceeding before such कोर्ट टू गिव बेल, सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो उस पर्सन को कोर्ट के सामने ले आया जाएगा, कोर्ट उसको देखेगी और उसको बेल पे छोड़ा जा सकता है। इसमें प्रोविज़ो क्या है 436 में? प्रोविज़ो दैट सच ऑफिसर और कोर्ट इफ़ ही और इट थिंक फिट, अगर ऐसा कोर्ट को लगे कि मे और शैल, इफ़ सच पर्सन इज इंडिजेंट, गरीब है एंड इज़ अनेबल टू फर्निश श्योरिटी फर्निश कर सकता है, इंस्टीड ऑफ टेकिंग बेल देने के जरिए, फ्रॉम सच पर्सन डिस्चार्ज हिम ऑन एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस और हेराफ्टर इन प्रोवाइडेड। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई जो पर्सन है वो इंडिजेंट पर्सन है, गरीब आदमी है और वो श्योरिटी फर्निश नहीं कर सकता है, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट अपने दिमाग से सोचेगी और उस पर्सन को डिस्चार्ज कर देगी, बोलेगी भैया बॉन्ड भर दो, विदाउट श्योरिटी, बिना श्योरिटी के बॉन्ड भर के उसको रिलीज़ कर देगी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हो गया है, व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गिव बेल विथ इन अ वीक ऑफ डेट ऑफ हिज अरेस्ट, अगर एक हफ्ते के अंदर में, डेट ऑफ अरेस्ट से एक हफ्ते के अंदर में अगर उसे बेल नहीं मिला, ही शैल बी अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द ऑफिसर और द कोर्ट टू प्रिज्यूम दैट ही इज इंडिजेंट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजो। अगर अरेस्ट करने के एक हफ्ते के अंदर में टू गिव बेल विथ इन अ वीक, if where a person is unable to give bail within a week of the date of arrest, it shall be the sufficient ground for the officer or the court to presume that he shall be indigent person for the purpose of his provision, इस प्रोविजन के लिए उसको मान लिया जाएगा कि वो इंडिजेंट पर्सन है, provided that nothing in this section shall be deemed to affect the provision of subsection 3 of इतना, इसके अलावा anything contained in subsection 1 where a person has failed to comply with the condition of bail bond as regard the time and place of attendance, the court may refuse to release him on bail when a subsequent occasion in same case he appears before or is brought before custody, and such refusal shall without prejudice to the power of the court call upon him person bound by such bond and to pay the penalty for therefore section इतना। अगर भाई मतलब कहने का मतलब है कि नहीं आता है श्योरिटी देने के बाद भी, तो वो पर्सन जो है उसके ऊपर फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा और कोर्ट जो है उसके देखेगी। आगे देखते हैं 224 में देखते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या होता है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में देखते हैं फ्रेंड्स कि स्पेशल अटेंशन इज टू बी पेड टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 147, 167 सब सेक्शन 2, 437 CRPC में स्पेशल प्रोविज़न दिया है, स्पेशल प्रोविज़न को देखना पड़ेगा। इस वाले में नॉन बेलेबल सेक्शन वाले में स्पेशल प्रोविज़न है, इसमें देखना पड़ेगा, इन सारे सेक्शन को देखना पड़ेगा अगर वो का मामला नॉन बेलेबल का होता है तो। द पुलिस शुड नॉट एक्सपर्ट द कोर्ट टू डिटेंड एन एक्यूज्ड पर्सन इन कस्टडी बियॉन्ड अ पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 15 डेज। 15 दिन तक किसी कोर्ट जो है बोलती है कि किसी भी पर्सन को आप 15 दिन से ज़्यादा जो है आप नहीं रख सकते हो, उसको 15 दिन पे जो है कोर्ट में पेशी करना होता है अगर वो नॉन बेलेबल सेक्शन है तो, ठीक है। तो सेक्शन 162 सेक्शन विदाउट प्रोड्यूसिंग रिलायबल एंड रीजनेबल एविडेंस, अगर आपके पास जो है कोई रिलायबल एविडेंस नहीं है, रीजनेबल एविडेंस नहीं है, तो आप उसको 15 दिन पे कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए, कोर्ट देखेगी भाई उसका क्या करना है, बेल देना है कि नहीं देना है। अब यहाँ पे 2 सेक्शन निकल करके आते हैं, सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 और 437। तो देखते हैं हम लोग 167 में देखते हैं क्या है। 167 देख लेते पहले फ्रेंड्स, चलिए 167 में चलते हैं। 167 में 167 हाँ आइए 167 में
167 देखते हैं क्या है 167 में। तो 167 कहता है कि प्रोसीड्योर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कांट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर, जब इन्वेस्टिगेशन जो है 24 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या करना है, क्या देखते हैं। इसमें सबसेक्शन 2 कहता है 167 का सबसेक्शन 2 देखते हैं। जब जो 167 कहता है जो प्रोसीड्योर है, अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर में कंप्लीट नहीं हो पाए तो क्या होगा। द मजिस्ट्रेट टू हुम एन एक्यूज्ड पर्सन इज़ फॉरवर्डेड, जिस मजिस्ट्रेट के पास उस एक्यूज्ड पर्सन को ले जाया गया है अंडर दिस सेक्शन में वेदर ही हैज़ और ही हैज़ नॉट जुडिक्शन टू ट्राई द केस, या फिर उस मजिस्ट्रेट साहब के पास जुडिक्शन हो ट्राई करने का नहीं, फ्रॉम द टाइम बिंग ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन सच कस्टडी एज सच मजिस्ट्रेट में थिंक फिट फॉर अ टर्म नॉट एक्जिस्टिंग 15 days। जिस मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया है 167 सेक्शन 2 में, अगर उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया है, उनके पास जुडिक्शन हो या जुडिक्शन नहीं हो, वो क्या करेंगे, उस पर्सन को जो है 15 दिन के अंदर जो है 15 दिन के लिए वो भेज देंगे जेल में, अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो। कहते हैं ना कि 15 दिन का कस्टडी है इन होल एंड इफ़ ही हैज़ नो जुडिक्शन टू ट्राई द केस, अगर उनके पास कोई जुडिक्शन नहीं है टू ट्राई द केस और टू कमिट दैट फॉर अ ट्रायल एंड कंसीडर फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी, ही में ऑर्डर द एक्यूज टू बी फॉरवर्डेड टू अ मैजिस्ट्रेट हैविंग द जुडिक्शन। वो देखते हैं कि भाई मेरे पास इसका जुडिक्शन नहीं है, तो वो ऑर्डर करेंगे कि भाई जिसके पास जुडिक्शन है वो जाए, उनके पास वो जाए। इसका कुछ प्रोवाइड दिया हुआ है, प्रोविज़न दिया हुआ है। क्या है ए नंबर में, मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 days। बोलेंगे मजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे काम कीजिए, आप इसको 15 दिन के लिए जेल में ले जाइए, नॉन अवेलेबल है तो। If satisfied that adequate ground exists for doing so, but no magistrate shall authorize to detain the accused person in custody under this paragraph for a total period existing। 15 दिन से ज़्यादा तक नहीं रख सकते हैं अगर उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। इसीलिए कोई पर्सन अगर जेल में होता है तो 15 दिन के लिए उसकी पेशी होती है कोर्ट में। देखना है, उसके अलावा देखते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, ऑथराइज करेंगे डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन इन कस्टडी अंडर पैराग्राफ फॉर अ टोटल पीरियड एक्सिस्टिंग 90 days। अगर 90 days से ज़्यादा हो गया, नॉन अवेलेबल सेक्शन है, 90 days से ज़्यादा हो गया और कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एन ऑफेंस अनेबल्ड पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 10 years। वो सारे सेक्शन में नॉन अवेलेबल सेक्शन है जिसमें डेथ सेंटेंस का प्रावधान है, आजीवन कारावास है या फिर 10 साल से कम की सज़ा नहीं है। 90 days के अंदर में अगर नहीं हुआ तो 60 days वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एनी अदर ऑफेंस, इन ऊपर वाले को छोड़ करके या फिर दूसरे अदर ऑफेंस को छोड़ करके, एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड 90 days और 60 days एज द केस में बी, द एक्यूज्ड पर्सन शैल बी released on bail if it prepared to do to and does furnish bail। अगर कोई पर्सन जो है अगर कोई पर्सन जो है 90 days से ज़्यादा हो जाता है, 90 days से ज़्यादा हो गया, 60 days से ज़्यादा हो गया, अब फिर भी जो है उसके खिलाफ जो है कुछ नहीं मिला, उस तरह का चीज़ें नहीं मिली, तो वो उसको बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर लगता है पुलिस को तो। एंड एवरी पर्सन रिलीज ऑन बेल अंडर दिस section shall be deemed to be so released under the provision of chapter 33 for the purpose of this code। जितना ही देखते हैं हम लोग, उसके बाद से आप देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा देखते हैं रूल नंबर 224 का बी नंबर, व्हेन इट इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी टू अपोज एन एप्लीकेशन फॉर बेल इन नॉन बेलेबल केस। अगर नॉन बेलेबल केस में बेल एप्लीकेशन लगा है और उसका अपोज करना है, कोर्ट शैल बी गिवन एज अर्ली एज पॉसिबल सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। कोर्ट को जो है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्यूज टू इनेबल हिम टू डू सो। कोर्ट को जो है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा उसकी कस्टडी बढ़ाने के लिए, ठीक है। इन केस इन विच एन एक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन डिटेन्ड इन इमीडिएटली कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 weeks एंड सफिशिएंट एविडेंस हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन्ड टू जस्टिफाई द इमीडिएट सबमिशन ऑफ अ चार्जशीट, a full explanation of the circumstances shall be submitted immediately by the superintendent through the district magistrate to the range deputy inspector or the deputy inspector general CID if
he is controlling the case, who shall pass such order as he considered necessary and forward the paper to the Inspector General, IG को। क्या सीखा हम लोगों ने यहाँ पे? फिर से देखते हैं। इन केस व्हेन एन एक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन डिटेन्ड, अगर किसी एक्यूज्ड पर्सन को रखा गया है जेल में इन इमीडिएट कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 वीक्स, 3 सप्ताह से ज़्यादा उसको जेल में रखा गया। 3 सप्ताह ज़्यादा मतलब 3 वीक्स मतलब कितना दिन? एक सप्ताह में 7 दिन, 3 वीक्स में कितना दिन? 7 3 21, 21 दिन। एंड सफिशिएंट एविडेंस हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन टू जस्टिफाई द इमीडिएट सबमिशन ऑफ द चार्जशीट, अगर उसके पास, पुलिस वाले के पास कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है टू जस्टिफाई द इमीडिएट सबमिशन ऑफ द चार्जशीट का सबमिशन करना है और उसके पास कोई जस्टिफाई नहीं है, अ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्कमस्टांसेस विल बी सबमिटेड इमीडिएटली बाय द सुपरिटेंडेंट। वो क्या करेगा, जो पुलिस वाला होगा वो सर्कमस्टांसेस का जो फुल्ली एक्सप्लेनेशन है वो सबमिट कर देगा सुपरिटेंडेंट के पास थ्रू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू द रेंज डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर और द डिप्टी, इन सारे के पास जो है जमा कर देगा तुरंत, और उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। डी नंबर देखते हैं। नो पुलिस ऑफिसर हैज़ टू रीअरेस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन इन द सेम ऑफेंस, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी पर्सन को एक ऑफेंस के लिए दोबारा अरेस्ट नहीं कर सकता है। ये रूल है 224 का सब क्लॉज डी में। इन विच ही हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन बेल, अगर वो बेल पे है अंडर सेक्शन 437 में बेल पे अगर रिलीज़ है तो उसको दोबारा उसी पे अरेस्ट नहीं कर सकता है। When rearrest is deemed necessary, अब जब कभी होता है कि भाई उसको अरेस्ट करना जरूरी हो जाए, तो पुलिस शुड अप्लाई टू द कंपिटेंट कोर्ट, कोर्ट में जाकर के पुलिस वाला बोलेगा कि भैया उसके बेल बॉन्ड को जो है वो कैंसिल कीजिए, बेल बॉन्ड को कैंसिल कीजिए एंड इशू अ वारंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 437 सबसेक्शन 5, 437 सबसेक्शन 5। इसको देखते हैं कि हमें चाहिए वो पर्सन रीअरेस्ट करना है, तो 437 सबसेक्शन 5 देखते हैं क्या कहता है। आइए 437 सबसेक्शन 437 का सबसेक्शन 5, 437 का ये रहा 437 क्या है। आइए ये 437 व्हेन पर्सन में बी व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, जो बेल ले लिया जाए नॉन बेलेबल ऑफेंस में। इसका 5 नंबर क्या कहता है देखते हैं। 5 नंबर है एन ऑफिसर और अ कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 से रिकॉर्ड इन राइटिंग, ये थोड़ी है ये वाला 5 ना, एनी कोर्ट विच हैज़ रिलीज्ड अ पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 मे इफ इट कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू डू सो डायरेक्ट दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी, यानी कि कोर्ट के पास पावर होता है कि वो बेल बॉन्ड को कैंसिल कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे वाले सेक्शंस को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।